पीढ़ी के पिछले पीढ़ी से शिकायतें होती है। हमें हमें कुछ शिकायतें थी अपने पिताजी के पीढ़ी से, हमसे अगली पीढ़ी को शिकायतें होंगी। जो वर्तमान की सरकार है हमारी, केंद्र में भाजपा की सरकार है बहुत सारे राज्यों में, वो इस चीज़ को समझती है और सबको साथ लेके चलना चाहती है। अगर सबसे ज़्यादा नए लोगों को, और स्पेशली उस एज ग्रुप जिसको हम जेन ज़ी बोल रहे हैं, उसके टिकट्स भी अगर दिए गए हैं सरप्राइजिंगली तो बीजेपी के द्वारा दिए गए। लेकिन देखिए, उसी आंदोलन में 1000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पे प्रॉपर कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, हम मानते हैं। किसने लीक किया? कुछ गलत लोग जो सिस्टम में थे उन्होंने लीक किया। यहां के जो पेपर लीक्स हुए वो किसने कराया? उसमें जेपीएससी के अध्यक्ष का नाम आ रहा है, उसके मेंबर्स का नाम आ रहा है, जो एजेंसी थी उसका मैनेजर का नाम आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना है कि आखिर जेन जी जो है वो किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी सोच किधर जा रही है। कुछ लोग इसके सराहना कर रहे हैं तो कुछ जो है अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा है, अपने जो आकलन है स्वयं से कर रहे हैं, उनके परिजन जो हैं वो भी कर रहे हैं। और चिंता इस बात की है कि आखिर जेन जी को किस दिशा में लेकर जाया जाए और कैसे देख रही है। झारखंड बीजेपी की बात करें तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय जी। देखिए, आजकल चहुओर जो है जेन जी की चर्चा हो रही है, कैसे देख रहे हैं उनके मेंटलिटी को और किस ओर जा रहे हैं? नहीं, हमारे देश के सबसे युवा और जो कहते हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन में और जॉब्स में एंटर कर रहे हैं, तो सबसे युवा पीढ़ी है हमारे देश की। और निश्चित ही हर देश की जो युवा पीढ़ी होती है उस पर बहुत दारोमदार होता है देश का। तो हमें भी बहुत गर्व है हमारे देश की इस युवा पीढ़ी पे, और बहुत अच्छा गर्व बहुत सारे फील्ड्स में। मैं उनसे मिलता हूँ, चाहे कॉर्पोरेट में हो गया, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, उसमें से सोशल सेक्टर्स में, बैंक्स में, हर तरह के प्रोफेशंस में आ रहे हैं, आपके मीडिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी जनरेशन है। उनकी हो सकता है कुछ शिकायतें हों, कंप्लेंट्स, और होती भी है। हर पीढ़ी के पिछले पीढ़ी से शिकायतें होती है। हमें कुछ शिकायतें थी अपने पिताजी के पीढ़ी से, हमसे अगली पीढ़ी को शिकायतें होंगी। लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि आपसी बातचीत हो, चर्चाएं हो और कोई कॉमन ग्राउंड निकाला जाए। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है हमारी, केंद्र में भाजपा की सरकार है बहुत सारे राज्यों में, वो इस चीज़ को समझती है और सबको साथ लेके चलना चाहती है। वो जानते हैं कि जो लीडर्स हैं वो उम्र में बहुत बड़े होंगे और इसलिए थॉट्स में हो सकता है बहुत गैप हो। इसलिए हमेशा चाहते हैं कि इस प्रकार के लोगों को इन्वाइट किया जाए, बातचीत किया जाए। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, अगर सबसे ज़्यादा नए लोगों को, और स्पेशली उस एज ग्रुप जिसको हम जेन ज़ी बोल रहे हैं, उसके टिकट्स भी अगर दिए गए हैं सरप्राइजिंगली तो बीजेपी के द्वारा दिए गए। जब हम लोगों ने मैथिली ठाकुर को बिहार में टिकट दिया था तो सबने कितना हल्ला मचाया था कि क्या सोच के एक 25 वर्ष की लड़की जो सिर्फ गाना गाती है उसको टिकट दे दिया, कितना विरोध हुआ था। हमने टिकट दिया, जो बहुत अच्छा कर रही है अपने क्षेत्र में। अभी बांकीपुर में जिन्हें टिकट दिया गया, नीरज सिन्हा जी, बहुत उम्र में कम है, हो सकता है जेन ज़ी हों, 1-2 साल हों या ना हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार के लोग आएँ, हर फील्ड में और पॉलिटिक्स में भी आएँ और देश को सशक्त करें। अच्छा, जंतर मंतर पर जिस तरह की लैंग्वेज आपने सुनी होगी, क्या लगता था वो भटके हुए थे या फिर जानबूझ करके उन्हें ऐसा कराया जा रहा था? देखिए, क्या होता है, कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है उसमें कुछ जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं और जेन्युइन कंसर्न्स वाले लोग भी वहाँ होंगे। लेकिन जेन्युइन कंसर्न्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ भी वैसा ही हुआ। कुछ जेन्युइन कंसर्न्स वाले लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनका कोई लेना देना नहीं था नीट से। और इसलिए जिस प्रकार के नारे लग रहे थे, कश्मीर को आज़ाद करने के नारे लग रहे थे, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जेल से रिहा करने के नारे लग रहे थे, उनका नीट से कोई लेना देना नहीं था। और इसलिए क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार के आंदोलनों में कोशिश की जानी चाहिए कि जो एक्चुअल लोग हैं, जो जिनकी पीड़ा है, जिनका कंसर्न है, कभी उस पर इस प्रकार के लोग हावी ना हो पाए जो अपना एजेंडा चलाने लगे। और देखिए क्या हुआ दिल्ली में, वो उस आंदोलन को मैं अच्छा मानता हूँ, उस आंदोलन से बहुत सारी बातचीत निकली और फाइनली लेट्स से एक सोल्यूशन भी निकला। लेकिन देखिए, उसी आंदोलन में 1000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पे प्रॉपर कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, मर्डर के, रेप के, चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट के, छिनतई और ये सब के तो हैं ही 1000 ऐसे लोग। तो देश के किसी भी एक क्षेत्र में, ना सिर्फ एक क्षेत्र बल्कि देश की दिल्ली के सबसे केंद्र में अगर 1000 क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले लोग एक साथ होंगे, सोचिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो मुझे हमेशा लगता है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी मांगे भी रखने की ज़रूरत है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन इस प्रकार के लोगों को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखे जेन जी, इतने जो है लोगों की बातों में ना आए, या फिर जो भी आपकी मांगे हैं वो बातचीत से सुलझ सकती है। आपने सौरभ दास का स्टेटमेंट सुना होगा, जिन सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो नहीं मानेंगे। देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ,
उस इतने बड़े जनजी का अगर पॉपुलेशन देखेंगे, एस्टिमेट्स मुझे लगता है कम से कम 30-40 करोड़ के आसपास उनकी पॉपुलेशन होगी, क्या 2 या 3 लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? या उनकी बातें उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो सकती हैं क्या? अगर आप एक छोटे से सैंपल में भी सर्वे कर लेंगे उसी जनजी से और पूछेंगे कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बातें मानेंगे या नहीं, उसमें सारे लोग हाँ बोलेंगे। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो प्रोटेस्ट में गए हुए थे और जिनसे पूछा उनके पेरेंट्स ने कि तुम क्या चाहते हो, तो कहते कि हम तो भाजपा की सरकार को ही पसंद करते हैं, वोट भी इन्हीं को देंगे, लेकिन हमारी शिकायत है नीट को लेकर, इसलिए हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। तो उसी प्रोटेस्ट के आधा से ज्यादा लोग आज भी इसी सरकार का समर्थन करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी सत्ता में है, वो कहते हैं वो नहीं चाहिए हमें, इसी सरकार से और अच्छी शासन और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो सौरभ दास क्या बोलते हैं, दीप के क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई जेंजी का रिप्रेजेंटेशन है। वो अपना उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है और गलत राय है, बिल्कुल गलत। अगर कोई देश के संविधान को लेकर इस प्रकार की बातें बोले कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसके दबाव में मानते हैं? क्या सीजेपी का दबाव था, कांग्रेस सपा जो राजनेता थे उनका दबाव था, या फिर जैन जी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, कोई दबाव नहीं। देखिए, सिर्फ दबाव में कोई इस्तीफा नहीं दिया जा सकता है। मैं ये मानता हूं कि अगर वो इस्तीफा दिया गया तो इसलिए दिया गया क्योंकि हम अभी तक लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इंदिरा गांधी जब अयोग्य घोषित हो गई थी, जब उनका चुनाव कैंसिल हो गया था, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था। तो उस समय का लोकतंत्र लोगों को याद रहना चाहिए, और ये लोकतंत्र हमने दिखाया जब हमने बातचीत की और डिमांड्स आए, हमें लगा। इनफैक्ट आपने बाद में न्यूज़ देखा होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 बार बीच में खुद से वॉलंटियर किया था कि मुझे इस्तीफा दे देने दीजिए। तो क्योंकि हम लोकतंत्र में मानते हैं, आज भी विश्वास रखते हैं, बस हमारा कहना ये था कि वो इस्तीफा हमें सोल्यूशन नहीं दिखता है, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को सोल्यूशन देखते हैं, और ऑलरेडी हम ला रहे थे। तो हमने कहा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं हो जाएगा कि इस्तीफा दे देंगे सब सही हो जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा कि कैबिनेट मीटिंग हुई, नया बिल लाया गया, इनफैक्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाया गया, तो हम उसे सही मानते हैं। लेकिन ठीक है, उस पर एक जिद थी और एक मिडिल ग्राउंड हुआ, तो इस्तीफा भी दिया गया, और हम इसके लिए कोई भी कुंठा नहीं है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में ऐसे बहुत बार होते हैं जिसमें आपको चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या आपको लगता है कि लार्जर गुड के लिए ठीक है, चलो हम ये रास्ता लेते हैं। अंतिम सवाल कि झारखंड को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि छात्र यहाँ पर भी सड़कों पर हैं, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजेएल हो, ऐसे में झारखंड के छात्रों से क्या कहेगी बीजेपी? चूंकि आप कहेंगे कि बीजेपी अभी पिछले 6 वर्षों से हेमंत सोरेन का शासन गिनाएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी भी सत्ता में रही है, वो लोग आरोप बीजेपी पर भी लगा रहे हैं। बिल्कुल रही है ना, और उनके आरोप और हमारे आरोप में क्या अंतर है? बहुत बेसिक डिफरेंस। आप नीट पर देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, हम मानते हैं। किसने लीक किया? कुछ गलत लोग जो सिस्टम में थे उन्होंने लीक किया। क्या उसके लिए संस्था जिम्मेदार थी? बिल्कुल नहीं। क्या उसके लिए शिक्षा मंत्री उसमें संलिप्त थे या सरकार का कोई संलिप्त था? बिल्कुल नहीं। यहां के जो पेपर लीक्स हुए वो किसने कराया? उसमें जेपीएससी के अध्यक्ष का नाम आ रहा है, उसके मेंबर्स का नाम आ रहा है, जो एजेंसी थी उसका मैनेजर का नाम आ रहा है, जिसके यहां से एडमिट कार्ड पकड़े गए वो मुख्यमंत्री के करीबी है। तो ये अंतर है। वहां पे सरकार से बचकर छुपकर कुछ गलत लोगों ने काम किया, जिसकी हमने अकाउंटेबिलिटी ली और 1.5 महीने में नीट का एग्जाम कराया। यहां जो एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं या जो भर्तियां में गड़बड़ी हुई, 2-2 साल तक उसके दोबारा एग्जाम नहीं हुए हैं। और जब सरकार खुद संलिप्त हो जाए तो वो सरकार फिर किसी और सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात कैसे कर सकती है? बिल्कुल मांगते हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा सकता है, उनकी कोई संलिप्तता नहीं। ठीक है, आपने बस ये कह दिया कि मिनिस्टर तो वही है फाइनली, तो मिनिस्टर तो यहाँ शिक्षा मंत्री उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और सुखदेव जी को टेक्निकल एजुकेशन दे रखा है। दोनों दे इस्तीफा। जिस मुंह से वहां पे वो इस्तीफा मांग रहे थे, एकदम सेम प्रिंसिपल्स है। और वहां तो एक एग्जाम थे, यहाँ तो 10-10 एग्जाम के पेपर इन्होंने लीक करा के रखे। बिल्कुल देना चाहिए। इतनी तो बेसिक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। चलिए, तो धन्यवाद। ये बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा, जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, और खास करके जैन जी पर इन्होंने मैसेज दिया है कि हमारे जो जैन जी प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, और ये तो इन्हें समझना होगा और इन्हें सही डायरेक्शन जो है वो किधर जाना है, बातचीत से सारी समस्याओं का हल निकलता है। झारखंड पर इन्होंने हेमंत सोरेन और साथ ही उनके कैबिनेट में जो मंत्री हैं सुदीव्य सोनू, उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।